नमस्कार और स्वागत है आपका फसल संवाद में। एक ऐसा मंच जहां हम खेती, किसानों और उन समाधानों के बारे में बात करते हैं जो असलियत में जमीनी स्तर पर बदलाव ला रहे हैं। मैं हूं आपकी होस्ट तृप्ति सिंह। और मैं हूँ रंजीत कुमार शुक्ला। तो आज के इस विशेष एपिसोड में हम लेकर आए हैं कृषि क्षेत्र के एक अनुभवी विशेषज्ञ श्री आशुतोष मिश्रा जी, जो वर्तमान में एग्री फर्स्ट में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के रूप में कार्यरत हैं। आशुतोष जी विशेष रूप से पॉली हाउस एवं संरक्षित खेती के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, उच्च मूल्य वाली फसलों तथा कृषि व्यवसाय के नए अवसरों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज की बातचीत में हम जानेंगे कि पॉली हाउस क्या है, इसके क्या लाभ हैं, किसानों के लिए इसमें कौन-कौन से अवसर मौजूद हैं और कैसे आधुनिक तकनीक खेती को अधिक लाभदायक और टिकाऊ बनाया जा सकता है। तो इसी फसल संवाद के क्रम में हम आशुतोष जी से अनुरोध करेंगे कि आप अपने परिचय किसानों के साथ देते हुए हम अपने पहले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, भाई हूँ। मेरा नाम आशुतोष मिश्रा है और हम पॉली हाउस कंपनी में कार्यरत हैं बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर पे। और हम पूरा उत्तर प्रदेश डील करते हैं पॉली हाउस में और किसानों के साथ काम करते हैं। ठीक है सर, तो सर पहला सवाल है कि एक तो पॉली हाउस क्या है और पारंपरिक खेती की तुलना में इसके प्रमुख लाभ क्या है? पॉली हाउस एक आधुनिक खेती है जिसमें कम भूमि पे ज़्यादा हम उत्पादन कर सकते हैं और ज़्यादा एक आय का एक स्रोत है। इसमें किसान लोग एक नियंत्रित खेती करते हैं, जैसे कि आपका साल भर पूरा आप खेती कर सकते हैं। इसके अंदर आपका दो पानी बरसात उन सबसे आपको एक सुरक्षा मिलती है और आपको एक क्वालिटी के साथ एक गुणवत्ता पैदा होती है बहुत अच्छी, जिससे कि आय बाजार में बहुत अच्छा मिलता है किसान को। छोटे और सीमांत किसानों के लिए पॉली हाउस करने की कितनी व्यवहारिक और लाभकारी साबित हो सकती पॉली हाउस के साथ साथ एक नेट हाउस भी आता है, आप दोनों चीज़ों की डील कर सकते हैं। पॉली हाउस भी बहुत अच्छा है और नेट हाउस भी बहुत अच्छा है। नेट हाउस और पॉली हाउस, जो पॉली हाउस करते हैं किसान वो नेट हाउस भी करते हैं, तो दोनों को आप कर सकते हैं। छोटा किसान थोड़ा सा छोटा करेगा और नेट हाउस भी आप कर सकते हैं। छोटे किसानों के लिए नेट हाउस भी बहुत ही अच्छा है, जिसमें कि आपको अगर नेट हाउस के बारे में बता सकें। हाँ, नेट हाउस जो होता है कि छोटे किसानों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उसमें आपका जो कॉस्टिंग आती है वो अप्रॉक्स 20 से 25 लाख रुपए का आता है। उसमें 12 लाख रुपए का एक अनुदान भी आता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि बहुत ही ज़्यादा। और इसमें आपका जो साल भर का खेती होती है, उत्पादन होता है, वो अप्रॉक्स मतलब 45 से 50 टन होता है उत्पादन। और एक ग्रॉस रेवेन्यू जनरेट होता है जो कि वो 13 से 14 लाख रुपए का होता है। तो आपका जो आरओआई आने वाला है नेट हाउस में वो अप्रॉक्स 1.5 ईयर में आपका आ जाता है, जो कि एक छोटे किसान लोग करते हैं और बहुत ही अच्छा उससे प्रॉफिट कमा के लाते हैं। है? पॉली हाउस में किन फसलों की खेती सबसे अधिक लाभदायक मानी जाती है और उनके चयन का आधार क्या होगा? सबसे ज़्यादा जो पॉली हाउस के अंदर खेती करी जाती है वो लाल पीला शिमला मिर्च हो गया, आपका इंग्लिश कुकुम्बर हो गया जो कि इंग्लिश खीरा। आपका उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो एक हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, जो कि मार्केट को लेके कोई सेल को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक एवरेज रेट हर टाइम पे मिलता है। आपका लखनऊ हो गया, आपका बनारस हो गया, आपका आजादपुर मंडी हो गया, ये बहुत ही अच्छी मार्केट है। ये समझ लीजिए अपना जो उत्तर प्रदेश है वो प्रोडक्शन पूरा नहीं कर पाता इन मंडियों को, ये साउथ से भी माल मंगाया जाता है जिन सब्जियों की हम आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक हाई वैल्यू क्रॉप्स है, इनका एक एवरेज रेट जो होता है वो अप डाउन होता रहता है। 110 रुपये, 180 रुपये, 200 रुपये, बट एक एवरेज प्राइस हम लोग पूरे साल का 100 रुपये पकड़ के चलते हैं, जो कि एक साल में 1 एकड़ से 24 से 25 टन का एक उत्पादन होता है शिमला मिर्च का। तो 24 से 25 लाख रुपए का सेल होता है, उसमें से हम 6 से 7 लाख रुपए ऑपरेशन कॉस्ट जो कि साल का खर्चा हटा देते हैं, तो अपने पास एक नेट प्रॉफिट 15 से 16 लाख रुपए का निकल के आता है। यदि कोई किसान पहली बार पॉली हाउस लगाना चाहते हैं तो उसे शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली बात तो यह है कि हम पॉली हाउस की खेती करने जा रहे हैं, तो जिस ज़मीन पे, जिस लैंड पे हम करने जा रहे हैं उसकी मिट्टी की जांच करनी चाहिए, पानी की जांच करनी चाहिए, क्या उसका पीएच है, क्या उसके उर्वरकता है, ये सब चीज़ें पहले उनको जांच लेनी चाहिए। हो सकता है कि वाटर लॉगिंग की वहाँ पे प्रॉब्लम हो, हम वहाँ पे लगा दिए हो, पानी भरा होता है तो हमारी फसल का नुकसान होता है जब पानी पॉली हाउस के अंदर भरता है। तो सबसे पहले मिट्टी पानी का जाँच हमें करना बहुत ही ज़रूरी है। हो सकता है वहाँ पे आप पहले से खेती कर रहे हो लेकिन वो किस चीज़ के लिए सूटेबल है या नहीं है, तो पहले मिट्टी जाँच और पानी जाँच सबसे ज़रूरी है हमारे लिए। सर जैसे अभी सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसी में एक योजना ये भी है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम में किसान उत्पादक संगठन बनाया जाए और उसी क्रम में लोग अपने सेल्फ प्रमोटर भी
किसान उत्पादक संगठन बना है, जी तो उसमें जो क्लस्टर होते हैं, क्या एफपीओ के माध्यम से पॉली हाउस या नेट हाउस के क्लस्टर को डेवलप करके वेजिटेबल या कुछ ऐसे फ्रूट्स की फार्मिंग की जा सकती बिल्कुल कर जा सकती है। आप एफपीओ हो गया, आप कोई फर्म रजिस्टर कर सकते हैं, उसमें आप एनएचपी के तहत जा सकते हैं। एनएचपी का मतलब होता है लखनऊ हेल्थकेयर बोर्ड, उसमें आप सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आप कर सकते हैं। एफपीओ हो गया, कोई भी कंपनी के तहत आप कर सकते हैं, बट आपको इंडिविजुअल पर्सन करना होगा तो एनएचएम से जाना होगा। एनएचएम हो गया आपका उत्तर प्रदेश नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। है? क्या पॉली हाउस केवल बड़े किसानों के लिए उपयुक्त या सीमित भूमि वाले किसानों की भी इसमें अच्छी आय अर्जित की जा सकती जी, सबसे पहली बात तो हम बताना चाहेंगे कि कम है या ज़्यादा है किसी के पास आपका भूमि, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कम में भी कर सकते हैं। आप जब कम में करेंगे तो आपको एक क्लियरिटी आएगी, हाँ भाई क्या इसका रिटर्न आ रहा है, क्या एक साल में आरओआई है, क्या चीज़ें हैं, तो आप खुद उसमें आप आगे बढ़ेंगे एक साल के बाद। लेकिन आप करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों चीज़ कर सकते हैं, नेट हाउस और पॉली हाउस। और बहुत ही ज़्यादा छोटे किसान हैं तो आप ड्रिप एंड मल्च लगा के भी खेती कर सकते हैं। आपके अनुभव में किसानों द्वारा पॉली हाउस परियोजनाओं में की जाने वाली सबसे सामान्य गलतियां आपने कौन सी देखी? सबसे पहली बात तो यही है कि जिस लैंड पे हम कर रहे हैं वहाँ पे क्या वाटर लॉगिंग होती है या नहीं होती है, मिट्टी कैसी है वहाँ की, पानी कैसा है। हो सकता है हम पॉली हाउस लगा दिए हों, वहाँ पे पानी ही नहीं अच्छा है। पानी जब नहीं अच्छा होता है तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट करनी होती है, उसके बाद बहुत से खर्चे आते हैं। एक फिर आर प्लांट लगाना पड़ता है, आर प्लांट से बहुत ही ज़्यादा खर्चा आता है, फिर वो वाइबल स्ट्रक्चर नहीं रह जाता है उसको बोलते हैं। तो 3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए, मिट्टी, पानी और कैसी वहाँ पे लैंड है, कि वाटर लॉगिंग होता है या नहीं होता है। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि नियर बाई क्या है, आपके नहर है क्या है ना, कैसी आपका बगल का खेत है, ऊपर से कोई वायर जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत चीज़ें ध्यान रखने वाली चीज़ें होती है पॉली हाउस के अंदर। है? तो ये जो सामान्य किसान का डर होता है, भी हम पॉली हाउस या नेट हाउस लगा रहे हैं, पॉली हाउस से स्पेशली क्योंकि कास्टली भी बढ़ता रहे, सरकार की सब्सिडी बावजूद भी कम से कम 15-20 लाख रुपए की इसकी लागत है। जी जी। तो ये तेज हवाएं, बरसात, इनसे जो नुकसान होता है पॉली हाउस या नेट हाउस को, उसका ये फिर कैसे क्षतिपूर्ति इसमें आप जो है थर्ड पार्टी एक इंश्योरेंस बैंक के तहत होता है, वो आप करा सकते हैं। और 120 प्रति घंटा की रफ्तार से जो हवाएं चलती हैं अपने यहाँ जो अभी आ रही थी, तो जो अपना स्ट्रक्चर होता है उसमें कोई प्रॉब्लम वैसे नहीं आती है। और जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो आप जीरो ही समझ के चलिए, 10-5 रुपए की हम आपसे अभी बात नहीं कर रहे हैं आप लोग से, बट एक जीरो मेंटेनेंस ही इसको समझ के चलिए। आपका स्ट्रक्चर आपसे किसने लगवाया है, किससे लगवाया है आपने, ये बहुत ही ज़रूरी है। मार्केट में, बाजार में बहुत ही वेंडर्स घूम रहे हैं जो कि आपका एक बिल्डिंग्स के थ्रू काम कर देते होंगे, हम नेट पोस्ट्स पे काम करते हैं। आपका जो स्ट्रक्चर होता है, हो सकता है वहाँ पे आपका भूमि हो गया, वाटर लॉगिंग हो रहा है, तो उसको हम दूसरी जगह शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है जिससे आप लगवा रहे हैं वो कैसा आपका वेंडर है, कैसी कंपनी है, ये सब चीज़ें भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो हवाएं आ रही थी उनसे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ये सरकार की मंशा के अनुरूप जो किसानों की आय दुगनी करने के तरफ सरकार की एजेंसियां, प्राइवेट एजेंसियां या हम लोग भी लगे हैं कि किसी तरीके से फार्मर की इनकम को बढ़ाई जा सके, तो क्या पॉली हाउस उनको वो मजबूती दे सकता है मौजूदा समय में कि जिससे उनकी इनकम ग्रोथ हो सके? आपको बता दें कि इससे पहले ये तो आपका उत्तर प्रदेश है, आपका हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, ये स्टेट बहुत ही ज़्यादा पहले से ग्रो हैं इन सब चीज़ों में, पॉली हाउस एंड नेट हाउस में, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। बट उनसे ज़्यादा अब हमारा यूपी ग्रो हो रहा है। जितने भी आपके कॉर्पोरेट्स के लोग हैं, है ना, जिनको 10 साल 12 साल नौकरी करते हो गया है, उनके पिताजी उनके दादाजी की लैंड है, बट उनको समझ में आ रहा है हाँ भाई इसमें कुछ प्रॉफिट है, तो वो लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और हमारे साथ काम कर रहे हैं। और लोगों ने हमारे साथ, मल्टीपल किसानों ने हमारे साथ एक्सपेंड भी किया है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा है और बहुत ही लोग एक्सपेंड कर रहे हैं साल भर के अंदर। सर, पॉली हाउस में सफल होने के लिए तकनीकी ज्ञान कितना आवश्यक है और क्या बिना विशेष प्रशिक्षण के किसान इसे संचालित कर सकते हैं? नहीं, जो भी आपका वेंडर होगा, जो भी कंपनी होगी, उसमें सबसे पहली बात तो ये है एग्रोनॉमी सपोर्ट आपको डे बाई डे रिमोटली बेसिस पे मिलना चाहिए और मंथ में आपका फिजिकली विजिट्स होनी चाहिए। और समय का और टाइम को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ओपन फील्ड के तहत पॉली हाउस के अंदर बहुत ही कम मेहनत है, बट टाइम का मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम का मैनेजमेंट नहीं है तो फिर फेल होने के चांसेस हैं। मतलब आपको 2 घंटा ड्रिप इरिगेशन ऑन करना है तो ऑन करना है, आपको सुबह देखना है, वीडियो शेयर करना है तो करना है, मॉनिटरिंग करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
हमारे कई किसान हैं, मल्टीपल लोग हैं जो कि हाँ आपका हाथरस में लगा हुआ 4 एकड़ बस बैठे हैं हैदराबाद, वो मॉनिटरिंग करते हैं कैमरे से। तो जो वहाँ पे बंदा है, जो आपका मेन पावर है, वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं ओके मतलब कोई नौकरी पेशा वाला नहीं होना चाहिए, उसको फॉलो अच्छे से करना चाहिए, बस ये ध्यान रखने की चीज़ है। और पॉली हाउस खेती में सबसे बड़ा जोखिम क्या है और किसान उनसे कैसे बच सकते हैं? सबसे बड़ा जोखिम है कि आप सही टाइम पे क्या चीज़ लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। आपको अगस्त में शिमला मिर्च लगानी चाहिए, आप जो है उसको दिसंबर में लगा रहे हैं। तो हमको सबसे पहली बात तो है कि जो रेट मिलता है मार्केट में बहुत ही ज़्यादा अप डाउन हो जाता है, जिस तहत हम डीलर। तो सही टाइम पे आपको क्रॉप का चुनाव करना चाहिए, किस टाइम पे आप कौन सी क्रॉप लगानी चाहिए, किस टाइम पे हमें ओपन मार्केट में क्या आता है। ऐसे हमने लगा दिया बाई चांस अभी जनवरी में खीरा, तो ओपन मार्केट में भी आने वाला होता है थोड़े समय के बाद। जब ओपन फील्ड में भी आ जाएगा तो उसका हमको मार्केट रेट थोड़ा सा कम मिलेगा। तो हमको सही टाइम से चयन करना चाहिए किस टाइम पे हमको क्या लगाना है। इसमें और एक चीज़ था वो कर लूँ कि हर दिन प्रति हमें टेलीविज़न के माध्यम से, सरकार के प्रसार योजना के माध्यम से जैविक कृषि के बारे में खूब सारा पढ़ाया जाता है किसानों को। ठीक है। तो पॉली हाउस में अगर कोई किसान जैविक कृषि करना चाहता है तो उसके लिए आपके हिसाब से क्या पैरामीटर्स होने चाहिए और क्या क्या उनको बचाव करना चाहिए? जैविक खेती की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये करना चाहते हैं, जो ओपन फील्ड में हमारे केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, उनके बेसिस पे बहुत रेयर केस में हमारा केमिकल्स यूज होता है, जो कि हम बोल सकते हैं कि ना के बराबरी होता है। आप बाहर की तुलना में 2 ml समझ सकते हैं, तो पॉली हाउस में 0.5 ml समझ सकते हैं। तो उसको जैविक तो नहीं कह सकते हैं, बट आप तो उसको 100% केमिकल भी नहीं कह सकते हैं। तो थोड़ा तो आपको यूज करना ही पड़ेगा। इसके सिवा हमको क्वालिटी का एंड प्रोडक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सर, उसमें जैविक का इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मतलब जैविक बिल्कुल ही होता ही नहीं है। मतलब क्या की जो चीज़ें हैं, थोड़ा सा केमिकल को यूज करना पड़ेगा, क्वालिटी के लिए, प्रोडक्शन के लिए करना पड़ेगा। तो उत्पाद तो हो जाता है लेकिन विपणन मार्केटिंग सबसे बड़ी चुनौती है। तो पॉली हाउस उत्पादों के लिए बेहतर बाजार कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? सबसे पहली बात तो है कि जो अपना उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे बेचने को लेकर, सेल को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं है। आज के दिन आपके पास जो प्रोड्यूस है वो सेम नहीं बिक जाता है, वो चाहे 100 किलोमीटर का कोई रेंज का हो या 200 किलोमीटर का रेंज का है। बहुत बड़ी मार्केट है लखनऊ, बनारस और राजापुर मंडी, ये 3 बनारस की यूपी बहुत ही अच्छी हैं। और हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा वेंडर बैठा होता है जो कि आपकी लाल बिलास से नमित हो गया, कुकुम्बर हो गया, उसका एक वेंडर होता है जो कि लेता जरूर हो, चाहे गाजीपुर मंडी ही क्यों ना हो, लेता है। वो हर वेंडर से बड़े कनेक्ट रहता है, तो सेल को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और छोटी छोटी फ्रेंचाइजीज एंड ऑल होते हैं जो होटल्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो आप थोड़ा और मेहनत करना चाहते हैं तो क्रीमी रेट आपको और अच्छे मिल सकते हैं। बट आपको एक अच्छा रेट बैठ के मिल लेना है तो आप डायरेक्ट वेंडर्स के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो मंडी में। बट थोड़ा सा क्रीमी लेना है तो थोड़ा सा आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, जिसमें कि आपके पास हो सकता है, हम एग्जाम्पल के तहत बता रहे हैं आपको, कि आपके पास 1 टन माल है तो आपने 50 किलो आपने वेंडर को दे दिया, 50 किलो आपने BTC कर लिया, जो कि आपने हो सकता है कि लखनऊ से लेकर सीतापुर तक 20 होटल 10 होटल को कनेक्ट कर लिया, तो डेली बेसिस पर वहाँ पे आपने सप्लाई कर दी, तो आपको एक क्रीमी रेट और मिल जाएगा। क्या पॉली हाउस में उगाई गई फसलों की गुणवत्ता और कीमत खुले खेतों में उगाई गई फसलों की खेतों की तुलना में बेहतर होती हैं? ऐसा है तो आखिर क्यों? सबसे पहली बात तो हम बताना चाहेंगे, जो पॉली हाउस होता है उसके अंदर जो आपकी क्रॉप या फसल लगाई जाती है वो ओपन फील्ड में नहीं लगाई जाती है। जब हम ओपन फील्ड में कोई भी क्रॉप, जैसे कि एग्जाम्पल के तहत हम हरी शिमला मिर्च लगा रहे हैं, वो शिमला मिर्च हम पॉली हाउस के अंदर लगाएंगे तो हमारी वाइवल स्टकरी या पॉली हाउस का मतलब ही वो नहीं रह जाएगा। लाल पीला शिमला मिर्च जो होता है वो ओपन फील्ड में नहीं होता है, तभी हम पॉली हाउस के अंदर लगाते हैं, जिसका मार्केट रेट हमको बहुत हाई वैल्यू क्रॉप से मिलता है। जैसे इंग्लिश कुकुम्बर जो है वो पॉली हाउस के अंदर ही लग सकता है, ओपन फील्ड में नहीं लग सकता है। ओपन फील्ड में जो खीरा होता है उसको आप ऐसे नहीं खा सकते हैं, उसको आप छील के खाएंगे तभी उसकी करवाहट नहीं आएगी, बट उसका आप हार्वेस्ट करेंगे तो डायरेक्टली आप तोड़ के खा सकते हैं। तो उसका मार्केट रेट बहुत अच्छा होता है। जब आप होटल्स में जाते हैं डिनर पे, लंच पे, जो आपको सलाद मिलती है उसमें आपको जो सलेम मिलता है तो उसमें आपका सीडलेस कुकुम्बर ही मिलता है, तो इसका मार्केट रेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। कर एक एकड़ या उससे कम क्षेत्र वाले किसान पॉली हाउस से वास्तविक रूप से कितनी आय की उम्मीद कर सकते हैं? 1 एकड़ किसान की हम बात करें तो अप्रॉक्स जो एक ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें
तो 24 से 25 लाख रुपए का आने वाला है। पूरे साल के खर्चा पानी हटा के, ओपेक्स कॉस्ट हटा के नेट प्रॉफिट की बात करें, जो बजट खर्चा होता है उसकी बात करें, तो हमारे पास 15 से 16 लाख रुपए का एक नेट प्रॉफिट जनरेट होके आने वाला है। अच्छा, जैसे कि ये हाई कास्ट वाली इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, अगर कोई किसान उसको लगाना चाहता है 1 एकड़ में, तो सरकार की सब्सिडी के अलावा और उनके वित्तीय प्रबंधन के क्या विकल्प होते हैं? क्या बैंक फाइनेंस जी। करता है या ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जिससे किसान मतलब कि उसको कर सके? क्योंकि मुझे लगता है यही सारी जो असमानताएं हैं, इसी वजह से पॉली हाउस थोड़ा सा कम होगी चलन में। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। सबसे पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट का एक स्कीम होता है, उसके तहत एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड होता है, जिसके तहत 6% पे हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट तहत मिलता है और कोलेटरल फ्री होता है। और आप 7 साल के लिए EMI चला सकते हैं, 2 करोड़ तक कोलेटरल फ्री एक मिलता है आपको AIF का। तो ठीक है, इसमें आपको 50% का अनुदान भी मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि एक 27 से 28 लाख रुपए का होता है। ठीक है, तो उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। और आपको मार्जिन मनी जो लगानी होती है वो अप्रॉक्स 20% केवल लगानी होती है, तो 80% आपको लोन देता है। सर, जैसे कोई किसान है, उसने एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में लोन अप्लाई किया जी ये पॉली हाउस के लिए, जी और टोटल प्रोजेक्ट आपका बना 50 लाख रुपए जी किसान का। जी 50 लाख रुपए पे नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन या नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जी। उनको कितनी सब्सिडी दे देगा और कितने पे उनको EMI पे करनी होगी? तो सबसे पहली बात बताना चाहेंगे कि 2 अपने डिपार्टमेंट होते हैं, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो कि आपका उत्तर प्रदेश हो गया, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया। जो कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, वहाँ पे हमको 1 करोड़ की सब्सिडी 1% के नाम पे मिलती है। जैसे कि हमारा नाम आशुतोष है, तो हम 1 CR की सब्सिडी का ले सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको, और NHM होता है, यहाँ पे आपको 1% के नाम पे 1 एकड़ ही लगा सकते हैं। 1 एकड़ मैंने आशुतोष ने लगा लिया है, तो उसके बाद हमको सब्सिडी नहीं मिलेगा यहाँ। तो 1 एकड़ में कितनी सब्सिडी है? मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है उसके तहत हम बात करें तो 27 साढ़े 27 लाख रुपए की मिलती है। और जो NHM होता है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे हमको 22 लाख रुपए का मिलता है। जो NHM होता है यहाँ पे हमको स्ट्रक्चर के ऊपर, प्लांटेशन के ऊपर ही 22 लाख रुपए का मिलता है। और जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, यहाँ स्ट्रक्चर प्लांटेशन के ऊपर तो मिलता ही मिलता है, लेकिन 3 से 4 कंपोनेंट ऐसे होते हैं, जैसे ट्यूबवेल हो गया, पैक हाउस हो गया, लेबर रूम हो गया, उनको मिला के हमारे 27 साढ़े 27 लाख रुपए की एक सब्सिडी आती है। 1 एकड़ में टोटल लागत कितनी आ जाती है? टोटल लागत की बात करें तो 50 से 55 लाख रुपए की लागत आती है। तो माने कि बाकी जो 22-23 या 30 लाख रुपए जो बचता है, जी वो बारोबर को EMI के साथ में जी। वापस करनी है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट फार्मर का ही होता है। इसका एक मॉनिटरियम टाइम होता है EMI का, 6 महीने के बाद हमारी EMI स्टार्ट होती है। जब हमारी टॉप रेवेन्यू स्टार्ट हो जाता है, तब तक हमारा एक सब्सिडी का भी टाइम आ जाता है। तो एक जो बड़ा अमाउंट होता है वो हमारा लोन अमाउंट में माइनस हो जाता है, या हमारा FD बना के बैंक रख लेता है उस अमाउंट को। तो ये पॉली हाउस का जो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर कास्ट आती है, उसके बाद में उसकी कल्टीवेशन का, फिर उसकी EMI, तो और फिर इस पॉली हाउस के इंफ्रास्ट्रक्चर की लाइफ कितनी होती है? जो लाइफ होती है वो 15 से 16 साल का होता है। जो पॉलीफिल्म होती है उसको हम चेंज करने को बोलते हैं 7 से 8 साल में। लेकिन मल्टीपल हमारे यूपी में किसान हैं जिनको 10 साल 11 साल हो गया है, तो ऐसी की भी प्रॉब्लम नहीं आती है अभी तक। अगर पॉली फिल्म को चेंज करना हो तो फार्मर की कितनी लागत आ जाती है? अप्रॉक्स 4 साढ़े 4 लाख रुपए के आज के दिन के हिसाब से आ रही है। 30 लाख रुपए का लोन कोई एक फार्मर अगर लेता है, जी ये सारे इन्वेस्टमेंट काट के सब्सिडी सारा कुछ, तो वो अपने EMI को कितने साल में चुकता कर सकते? जो हम ROI की बात हम कर रहे हैं, वह अप्रॉक्स 2 से 2.5 साल में आप ROI फ्री हो जाता है। माने कि आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर फार्मर का 2 साल बाद में फ्री सारा। ना 2 से 2.5 साल में हो जाता है जी। पॉली हाउस में खीरे और वेजिटेबल्स, मतलब लाल पीली शिमला मिर्च के अलावा जी बाकी अगर कोई खेती करना चाहता है तो उसके लिए मतलब कुछ आपकी तो सुविधा? देखिए, पॉली हाउस का मतलब ही हो गया कि बेमौसमी सब्जी उगाना। बट हम ऐसे क्रॉप्स को लगाते हैं जिससे कि हमको हाई वैल्यू क्रॉप्स के रिटर्न अच्छा मिल सके। हमको लगाने को तो मल्टीपल आपके वेजिटेबल्स लगा सकते हैं, लेकिन हमको मार्केट को भी देखना होता है, एक एवरेज रेट को भी देखना होता है। मार्केट में हर टाइम पे हमको कौन सी चीज़ अच्छी रेट पे मिल सकती है, तो वो 2 से 3 ही क्रॉप्स हैं जो हम लगाते हैं। लगाने को तो आप पॉली हाउस में लगा सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा हमको प्रोडक्शन मिला के देगा हर क्रॉप। यदि आपको किसी किसान को केवल 3 ऐसे छोटे सुझाव देने हैं पॉली हाउस से संबंधित, जी। कि जिसे आप फॉलो करके अपनी लागत, अपने नुकसान को कम कर सकते हैं, तो वो 3 सुझाव आपको आपकी तरफ से किसानों के लिए क्या? सबसे पहले बात करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए।
और फर्टिगेशन मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, किस टाइम पे हमको क्या करना है, शेड्यूल बहुत अच्छा होना चाहिए, और हमें किस टाइम पे हार्वेस्ट करना चाहिए कि हमको मार्केट में उसका रेट अच्छा मिल सके। हो सकता है कि आपने हार्वेस्ट जिस टाइम पे करना चाहिए उस टाइम पे आप नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि कुकुम्बर का जो साइज होता है वो या कम पे आप हार्वेस्ट कर देते हैं या ज़्यादा पे कर देते हैं, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए आपको। ऐसा कोई फार्मर है जिसको फर्टाइल इन फर्टाइल लैंड के बारे में कैसे पता कर पाए? वो सबसे पहली बात तो जिस कंपनी से वो बात कर रहा होगा उस कंपनी की एग्रोनॉमी टीम वहाँ पे जाएगी और उसको देखेगी और आपको बोलेगी मिट्टी की जांच का हमको रिपोर्ट शेयर करिए, है ना। तो मिट्टी की जांच का रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। और यह उसकी खेती कोई कर रहा है तो मिट्टी की जांच और पानी की जांच के बिना हमको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। पॉली हाउस में सिंचाई, पोषण प्रबंधन और कीट नियंत्रण की क्या विशेष रणनीतियां अपनानी पड़ सकती? पॉली हाउस के अंदर जो सिंचाई का होता है वो ड्रिप इरिगेशन के थ्रू होता है, तो जितना पानी जिस पौधे को चाहिए जितनी आवश्यकता है उतनी ही हमको चाहिए होती है, तो पानी का जो फालतू का खर्च होता है वो भी हमारा बचता है। और हमको रोग से बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि बाहर ओपन फील्ड में जो हो रहा होता है उसके तहत हमारा अंदर बहुत ही कम लोग इंसेक्ट लगता है, जिसके इंसेक्टेंट लगा होता है, सब चीज़ें होती हैं। पहला फर्स्ट डोर हमें पहले ओपन करना होता है, तब एंटर करना होता है, फिर सेकंड डोर हमको ओपन करना होता है। तो सब चीज़ें होती हैं, उनको देखते हुए ओपन फील्ड के तहत आपके पॉली हाउस में रोग या इंसेक्ट हो गए, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कम आती हैं। क्या भारत में ऐसे सफल किसानों के उदाहरण हैं जिन्होंने पॉली हाउस के माध्यम से अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है और उनसे हमें क्या सीख मिलती है? हाँ, आपके लखनऊ के नियर बाई अनुष्का जायसवाल हो गए, सुगम द्विवेदी हो गए, रुपेश नरसिंह हो गए, मल्टीपल लोग हैं जो कि आपके यूपी में पूरा हर एक किसान जानता होगा उन लोग को, जो कि एग्रीफर्स्ट के फार्मर्स हैं हमारे, जो कि एक्सपेंड कर रहे हैं। आपके सैंडी हो गया, मोहल्ला गंज पे ही रहते हैं, सबके सब हैं, तो बहुत ही अच्छे फार्मर्स हैं। और समझ लीजिए केवल उनका यही एक व्यवसाय और आय है जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है। अगले 5 या 10 वर्षों में अगर देखा जाए तो पॉली हाउस और संरक्षित खेती के क्षेत्र को कहाँ देखते हैं, और कौन सी ऐसी नई तकनीकें हैं जो इस क्षेत्र में और अच्छा प्रभावी कर सकते हैं, अधिक प्रभावी हो सकते सबसे पहली बात तो कहेंगे कि आज का जो युवा है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है इन सब चीज़ों में। आप पे जो बाहर के लोग हैं जो बाहर नौकरी कर रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा समझ में आ रहा है हमारे दादाजी पिताजी के पास लैंड है, बट दादाजी पिताजी को हो सकता है नहीं समझ में आ रहा हो कि पॉली हाउस में इतना खर्चा है, क्या उसमें रिटर्न है, बट आज के युवा को समझ में आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं लोग। आज के दिन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है पॉली हाउस का क्रेज और आने वाले समय में सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। आज के दिन ऐसे भी हमारे पास में किसान लोग आते हैं जिनके पास ही आपका लैंड नहीं हो पा रही होती, उसको लीज पे देख रहे होते हैं कि हमको मल्टीपल लीज पे लैंड मिल जाए तो उस पर हम खेती कर करें, भले उनके जनपद में ही क्यों ना हो, दूसरे जनपद में होगी तभी वो इंटरेस्टेड रहते हैं। क्या पॉली हाउस खेती या एफपीओ किसानों समूह या कृषि स्टार्टअप्स के साथ जोड़ के अधिक लाभकारी बनाया जा सकता बिल्कुल बना सकते हैं। जो आप प्रोड्यूस करते हो ना, हो सकता है अभी आप लोकल मार्केट में से सेल करते हो, बट किस चीज़ को आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो हो सकता है उसको आप प्रोसेसिंग में लेके चले जाएं। कैप्सिकम हो गया, आपका कुकुम्बर हो गया, इन सब चीज़ों को प्रोसेसिंग में लेके चले जाएंगे जब आप एफपीओ के तहत कर रहे होंगे। तो जब आप प्रोसेसिंग में लेके चले जाएंगे तो उसके बाद एक प्रोडक्ट बन जाएगा। जब वो प्रोडक्ट बन जाएगा तो उसको आप मार्केट कर सकते हैं। जब मार्केट करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपका एक रेट मिलेगा किसी प्रोडक्ट का। अगर किसी किसान उत्पादक संगठन को एक बिजनेस प्लान के तौर पे अगर आपको ये बताना हो कि 10 किसान मिलके पॉली हाउस को करते हैं तो आपका उनके लिए क्या सुझाव हो? सबसे पहली बात करेंगे कि 10 किसान है तो अप्रॉक्स 10 एकड़ तक करना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फार्मिंग करनी चाहिए। बाईबैक का भी हम लोग के पास में रहता है कि आप उत्पादन करिए, हम आपको पूरा क्रॉप सपोर्ट करेंगे, डे बाई डे मंथली एंड विजिट रहता है और हम आपको वो जो क्रॉप होगा वो हम आपसे बाईबैक कर लेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये होता है कि आपके पास बाइक है, बाइक हमें बेचनी है और आप लेने के लिए तैयार हैं तो हम ओएलएक्स के नहीं डालेंगे। उस वजह से वैसे ही हमारा क्रॉप हो गया, जब हम बाई बैक कर रहे होंगे तो आपको उत्पादन करना है, सिर्फ हमारे साथ में काम करना है और उत्पादन हो जाता है तो आपको मंडी का मुंह नहीं देखना है, आपको डायरेक्टली हमको दे देना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ऐसे प्रलोभन या हम ये मान लें कि ऐसे सुझाव से किसान के मन में एक नया डर पैदा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी खेती इनके कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से आगे चल के बिकाऊ हो जाए।
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो ये है कि किसान लोग को हो सकता है कि ये सब चीज़ें होती हैं या हो सकती हैं मार्केट में लोग करते होंगे, बहुत ज़रूरी। तो पहले उसको आर&डी कर लेनी चाहिए, मल्टीपल जगह आर&डी कर लेनी चाहिए। जो कंपनी के किसान लोग हैं उनसे जाके बैठ के बात करनी चाहिए। एक किसान से नहीं, मल्टीपल किसानों से आप बात करिए, मार्केट में आर&डी करिए, रिसर्च करिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए इन सब चीज़ों में। उन किसानों के लिए आपका क्या संदेश है जो बढ़ती लागत, मौसम की अनियमितताओं और कम आय, उनकी जो इनकम है वो आए दिन किसानों की कम होती जा रही है, जिसके लिए चिंतित हैं, नई तकनीकों के बारे में। जो सबसे पहले बात करेंगे कि आप आज के दिन जो 10 एकड़ में खेती कर रहे हैं, ओपन फील्ड में किसान धान गेहूं गन्ना एंड और, तो जो आपका रिटर्न आता है, जो आपका खर्चा आता है या रिटर्न आता है धान गेहूं गन्ना में, वो आप 1 एकड़ पॉली हाउस में करते हैं तो 10 एकड़ के बराबर 1 एकड़ का रिटर्न आता है। ये आपको एक एग्जाम्पल है। जो 10 एकड़ में आप आय नहीं कमा सकते हैं वो 1 एकड़ पॉली हाउस करके आप कमा सकते हैं। आखिरी सवाल है ये कि जलवायु परिवर्तन जो है, क्लाइमेट चेंज का जो असर है वो हमें अभी देखने को पहले से मिल रहा है ना। गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है, बेमौसम बारिश हो रही है, तो क्या पॉली हाउस जो है वो भारतीय कृषि का भविष्य बन सकती है? और दूसरा कि इस दिशा में हमें क्या तैयारी करने की ज़रूरत है? इनफैक्ट सिर्फ किसानों को ही नहीं, हम सभी को क्या तैयारी करने की ज़रूरत है? बिल्कुल सही बात है। जो क्लाइमेटिक चीज़ें होती हैं वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं। हमें किस टाइम पे कर्टेन डाउन करना है, किस टाइम पे अप डाउन करना है, किस टाइम पे हमको सेकेंडरी लेयर हटाना है, क्या करना है, वो पूरा हमारा पॉली हाउस के अंदर होता है, जो कि एक नियंत्रित खेती बोलते हैं। हम नियंत्रित खेती करते हैं उसको। हमारा आर्द्रता हो गया, प्रकाश हो गया, किस टाइम पे हमको प्रकाश चाहिए, किस टाइम पे नहीं चाहिए। ओपन फील्ड में क्या होता है कि हम 12 महीने खेती नहीं कर सकते हैं, लेकिन पॉली हाउस के अंदर हम 12 महीने खेती कर सकते हैं, क्योंकि वो क्लाइमेटिक जोन से ही बना हुआ होता है। हमारा मतलब ये होता है पॉली हाउस का कि बेमौसमी सब्जी उगाना। इस वजह से उसका एक कॉस्टिंग आता है, बट उसमें रिटर्न भी आता है कि 12 महीने हम खेती कर सकते हैं। तो कब हमें प्रकाश चाहिए, कब हमें पानी चाहिए, सब चीज़ें हमारी नियंत्रित रहती हैं। ओपन फील्ड के तहत हम बात करें तो आज बारिश हो गई तो हमें नुकसान हो जाएगा, लेकिन पॉली हाउस के अंदर बरसात हो जाएगी तो पॉली हाउस के अंदर पानी नहीं जाएगा। तो एक बहुत ही ज़्यादा ये सब चीज़ें देखने को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे किसानों को अपना महत्वपूर्ण समय दिया और नई आधुनिक तकनीकों की पॉली हाउस खेती के बारे में हमें बताया।